ठीक है ना। देखें कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, सबसे पहले ये देखें कि कंडीशंस काजिंग मैल एब्जॉर्प्शन, ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं। जो टॉप कंडीशंस हैं वो सीलिएक डिजीज़ है, बैक्टीरियल और ग्रोथ एक ऐसी कंडीशन है जो कि मैल एब्जॉर्प्शन कराती है। इसी तरह एंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुलास जो हैं ये भी क्या कराते हैं, मैल एब्जॉर्प्शन कराते हैं। और इसी तरह फिर चौथी है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है क्या चीज़। ठीक है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम देखें, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की रिजेक्शन हो या बाईपास हो, दो चीज़ें देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन की रिजेक्शन हो या बाईपास हो तो क्या होता है, इंट्रैक्टेबल डायरिया और impaired absorption of nutrients, इंट्रैक्टेबल डायरिया और impaired absorption of nutrients हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्रेसिव मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। प्रोग्रेसिव मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। ठीक है ना। तो इसको आप एक बार फिर देख लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर रिजेक्शन हो या बाईपास हो तो इंट्रैक्टेबल डायरिया और एसोसिएटेड इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, जो कि लीड करती है किसको, प्रोग्रेसिव मेल न्यूट्रिशन ऑफ द पेशेंट को। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम मोस्ट कॉमन काजेज़ की बात करें कि जो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन काजेज़ क्या क्या हैं। मोस्ट कॉमन काजेज़ क्रोन्स डिजीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। इसमें जब क्रोन्स डिजीज़ होती है तो हम रिजेक्शन करते हैं, ठीक है, गट की रिजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, और या फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से गट की रिजेक्शन करते हैं तो फिर शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो क्रोन्स डिजीज़ की वजह से जो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, ये तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द केसेस, ये 50% ऑफ द टाइम्स ये कॉज यही है। इसलिए मोस्ट कॉमन कॉज क्रोन्स डिजीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, फिर मेजेंटेरिक वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस है। अच्छा, रेडिएशन एंटेराइटिस है, रेडिएशन की वजह से जो एंटेराइटिस होती है, और इसके अलावा इसको ट्यूमर्स वगैरह भी हो सकते हैं इसका कॉज। ठीक है ना। याद रखें कि जो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम के जो फीचर्स हैं वो कब अपीयर होते हैं, व्हेन देयर इज़ लेस देन 2 सेंटी, यानी कि एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर हो तब भी ठीक है, लेकिन जब बुक में है कि लेस देन 2 सेंटीमीटर, लेस देन 200 सेंटीमीटर ऑफ द स्मॉल बाउल रह जाए तो ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँ कि जो 1 इंच होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप इंचिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह एक और बात याद रखें कि जो ठीक है ना, जो रिमेनिंग जो इंटेस्टाइन होती है ना, ये देखें, रिमेनिंग इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी बची होती है और नेचर कैसी है, ये भी ज़रूरी होता है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटेक्ट कोलोन, रिमेनिंग इंटेस्टाइन क्या है, कोलोन ही है ना, कोलोन इंटेक्ट है कि नहीं, कोलोन्स की नेचर या क्वालिटी कैसी है, आया कोलोन भी ख़राब तो नहीं हुई कहीं, ये सारी चीज़ें फैक्टर होती हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की फीचर्स की अपीयरेंस में। ठीक है, इन जनरल याद रखें कि ऐसी डिजीज़ जो कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कराती हैं, ठीक है ना, याद रखें कि ऐसी डिजीज़ जो कि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कराती हैं वो प्रेफरेंशियली किसको अफेक्ट करती हैं, डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन को। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट प्रॉक्सिमल, इट्स डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करती हैं। ठीक है ना, हमारे पास एविडेंस है, ठीक है, हमारे पास एविडेंस है कि जो इलियम है ना, इलियम है, हमारी जो इलियम है, इसमें जो टाइटर इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, ठीक है, टाइट होते हैं, इसमें जो इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं ना इलियम में, ये टाइट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और ख़ास बात होती है कि इसमें बेटर फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। दो बातें, इलियम की टाइट इंटरसेलुलर जंक्शंस और इसके अंदर जो बेटर फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से
इलियम को एक ख़ास ताकत हासिल होती है। ये इलियम की ताकत ये है कि ये इट कैन एज्यूम द फंक्शन ऑफ द जेजुनम ऑल्सो, ठीक है ना, बट जेजुनम कैन नॉट एज्यूम द फंक्शन ऑफ द इलियम, ठीक है ना। तो इसका रीज़न मैंने आपको ये 2 रीज़न्स बता दिए। तो ये इलियम की एक ख़ास बात है, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना। और एक और बात याद रखें कि जो इलियोसिकल वॉल्व होता है ना, इलियोसिकल वॉल्व, जो इलियोसिकल वॉल्व होता है ना, वो इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता था कि जो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन के लिए, इलियम के एब्जॉर्प्टिव फंक्शन के लिए, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ द इलियम के लिए एक इम्पोर्टेंट जुज़ समझा जाता था। कौन? इलियोसिकल जो वॉल्व है, ठीक है, ठीक है। लेकिन बुक कहती है कि इट इज़ मोर लाइकली दैट दिस इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ associated preservation of distal ileum and right sided colon, ठीक है ना, राइट साइडेड कोलोन। यानी कि कहते हैं कि ये वॉल इटसेल्फ इतना फैक्टर, इसको फैक्टर समझा जाता था इम्पोर्टेंट, लेकिन वॉल इटसेल्फ ऐसा एज सच इतना फैक्टर वो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन क्योंकि देखें ना, ये सीकम है, राइट कोलोन है, ठीक है, ये अपेंडिक्स है, ठीक है, ये इलियम है, इलियोसिकल जंक्शन है, इलियोसिकल वॉल्व है। तो ये वॉल उस वक्त इंटैक्ट होगा ना जब तक ये और ये इंटैक्ट होंगे। तो असल में हाथ इन दोनों का है, यानी इसका प्रॉक्सिमल कोलोन और डिस्टल इलियम का है, किस चीज़ में? बेटर एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ द इलियम में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। हम समझते थे पहले कि वॉल की वजह से ये इसकी, ठीक है ना, इलियोसिकल वॉल की वजह से ये क्वालिटी है कि जो इलियम में अच्छी जो है वो होती है एब्जॉर्प्शन, जबकि जेजुनम में इतनी नहीं होती। जेजुनम उसको अपना वाइस वर्सा नहीं कर सकता, जो मैंने बताया, ठीक है। तो ये सिर्फ इलियोसिकल वॉल्व की वजह से नहीं है, कहती है बुक, ये प्रिजर्वेशन ऑफ डिस्टल इलियम और कोलोन इटसेल्फ की वजह से है, कहती है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो एक बात थी, समझना है तो ऐसे छोड़ दें इसको। लेकिन मेन बात जो याद रखने की ये है कि इलियम बिकॉज ऑफ इट्स टाइटर इंटरसेलुलर जंक्शंस और बेटर फ्लूइड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इलियम जेजुनम जैसा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन जेजुनम इलियम जैसा रोल प्ले नहीं कर सकती, ठीक है ना। अब देखें, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोलोन इंटैक्ट है, ठीक है, कोलोन इंटैक्ट है, दे आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। बहुत अमेजिंग बात है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कोलोन इंटैक्ट है, दे आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, बिकॉज कोलोन जो होती है, कोलोन फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करने में, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करने में और न्यूट्रिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करने में एक ख़ास जो है एबिलिटी रखती है। ये कोलोन जो है, इसकी ख़ास एबिलिटी होती है क्या? फ्लूइड को इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड्स और न्यूट्रिएंट एनर्जी, अगेन एनर्जी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को काउंट करने में ये बहुत अच्छी एबिलिटी रखती है। इसी वजह से कोलोन की इंटैक्ट, अगर कोलोन प्रिजर्व्ड है तो रिलेटिवली प्रोटेक्टेड होते हैं ऐसे पेशेंट्स शॉर्ट बाउल सिंड्रोम से, ठीक है, ठीक है ना। अब ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर 100 से 2 सेंटीमीटर जेजुनम बची हुई है, 100 सेंटीमीटर कितना? 40 इंच के बराबर होता है। 200 सेंटीमीटर कितना? 80 इंचेस। अब देखो कॉमन सेंस से 100 सेंटीमीटर 40 इंच के बराबर होता है, 200 सेंटीमीटर 80 इंच के बराबर होता है। इतनी अगर जेजुनम जिसमें बची है और इस जेजुनम को हमने इंटैक्ट कोलोन के साथ एनास्टोमोस किया है, तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं? ऐसे पेशेंट्स
ठीक है। ऐसे पेशेंट्स क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं, इसी तरह फ्लूइड्स को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। वही वाली बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड्स और एनर्जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इन तीनों को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। अल्दो फैट सोल्युबल वाइटामिन्स में और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है इस ऐसे पेशेंट्स में, तो ये हम क्या करते हैं, साथ में फिर ट्रेस एलिमेंट्स की और ट्रेस मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये हम बाहर से दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको याद है ना, टर्मिनल B12 कहाँ एब्जॉर्ब होता है, टर्मिनल इलियम में। इलियम है ही नहीं, इधर देखो जेजुनम को हमने डायरेक्ट कॉनोस्टोमोस किया इंटेक्ट कोलोन के साथ, ठीक है। इसी तरह फिर हम ऐसे पेशेंट्स ट्रेस एलिमेंट्स प्लस वाइटामिन्स हम इनको पर ओरल दे के रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह याद रखो कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ बट नॉट ऑल, ठीक है, पेशेंट्स जिनमें 50 से लेके 100 सेंटीमीटर, अब 100 सेंटीमीटर अगर 40 इंच के बराबर है तो 50 कितना, 20 इंच, ठीक है ना। 20 इंच से लेके 40 इंच की अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी, और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने क्या किया है, इंटेक्ट कोलोन के साथ एनास्टोमोस अगर किया है, तो ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म इनको हम पेरेंटरल न्यूट्रिशन, लॉन्ग टर्म पेरेंटरल न्यूट्रिशन पे रखते हैं, ठीक है ना। याद रखें 50 से 100 सेंटीमीटर यानी 20 से 40 इंच, ठीक है। फिर ऑल ऑफ द, हमने पहले इधर का सम बट नॉट ऑल ना, इधर ऑल ऑफ द पेशेंट्स लेस देन 50 और लेस, यानी कि 20 इंच से 50 सेंटीमीटर कितना होता है, 20 इंच, 20 इंच से कम हमने 50 और 100 में डिवाइड किया, फिर 50 से नीचे वाले प्लस इंटेक्ट कोलोन है, तो इनको हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म पेरेंटरल न्यूट्रिशन। ये तो हर हाल में इनको हम पेरेंटरल न्यूट्रिशन देंगे, लेकिन इनको 50 से 100 वाले में के कुछ में इनकी पेरेंटल न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में नहीं पड़ती, ठीक है। इसी तरह फिर मोस्ट पेशेंट्स लेस देन 200 सेंटीमीटर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ तो हमने इंटेक्ट कोलोन के साथ की है ना, इंटेक्ट कोलोन, अच्छा इसका भी इंटेक्ट कोलोन के साथ हमने की है, ठीक है। अब देखिए हम जेजुनोस्टमी की बात करते हैं, कोलोन को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, ठीक है, डायरेक्ट हमने ऑस्टोमी बनाई हुई है, कौन सी, जेजुनोस्टमी बनाई है, ठीक है। एक पेशेंट है हमारे पास वार्ड में एडमिट है, सबा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो पेशेंट सबा, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले हमने इंटेक्ट कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मेजरमेंट्स दिए, इंटेक्ट कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन के मेजरमेंट्स दिए, इसी तरह इंटेक्ट कोलोन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर्स हमने दे दिए, ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा, 50 से 100 सेंटीमीटर विथ इंटेक्ट कोलोन क्या होगा, और 50 से कम सेंटीमीटर विथ इंटेक्ट कोलोन क्या होगा, ठीक है। तो ये आप रोक के देख सकते हैं एक बार, ये देखें यहाँ पे रोक के देख सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं जेजुनोस्टमी की, लेस देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर कितना होता है, 80 इंच से कम हो और जेजुनोस्टमी बनी हो, तो ऐसे पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द ऐसे पेशेंट्स को हम क्या देते हैं, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स हम देते हैं मोस्ट ऑफ देम को, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड्स हम कैसे देंगे, IV देंगे, ठीक है। जबकि ऐसे पेशेंट्स जिसकी हमने जेजुनोस्टमी बनाई है, ठीक है, और उनकी 100 से नीचे है यानी 40 इंच से कम है उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सब को, ऑल ऑफ देम, याद रखें ये ऑल ऑफ देम, यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम को हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट दे रहे होते हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ देम को हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म पेरेंटरल न्यूट्रिशन पे रखेंगे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे टेबल्स आए हैं, देखें इस टेबल को याद रखें कि सबसे पहले इंटेक्ट कोलोन के साथ हमने एनास्टोमोसिस की थी, और डिफरेंट 100 से 200 सेंटीमीटर में क्या होगा देख लिया, इंटेक्ट कोलोन के साथ 50 से 100 हो तो क्या होगा देख लिया, इंटेक्ट कोलोन के साथ लेस देन 50 से नीचे हो तो क्या होगा देख लिया। फिर जेजुनोस्टमी के साथ लेस देन 200, यानी कि इसको 100 से 200 ही कर लो 12, लेकिन बुक में लेस देन 200 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इंटेक्ट कोलन की बात नहीं हो रही है। फिर जेजुनोस्टमी के साथ 100 से नीचे 40 इंच के वाले पेशेंट्स, ऑल ऑफ देम
विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म पेरेंटल न्यूट्रिशन। जीजोनोस्टमी के साथ 200 से कम वाले पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ देम को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है आईवी लाइन के थ्रू। ठीक है, ठीक है, सीवीपी लाइन भी ऐसे पेशेंट्स को हम पास कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखें कि जो 1 इंच जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ये अगेन याद रखें। ठीक है, देखिए अब मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की। ठीक है ना, मेडिकल मैनेजमेंट इसमें हम यूज़ करते हैं एंटी डायरियल एजेंट्स, जैसे लोपरामाइड हो गया। इसी तरह हम क्या यूज़ करते हैं, हम कोडीन फॉस्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एंटी डायरियल्स है दोनों, ठीक है ना। अच्छा, डायरिया जो होता है ड्यू टू बाइल साल्ट मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, उस डायरिया को कंट्रोल करने के लिए फिर हम कोल्स टायरामीन वगैरह यूज़ करते हैं, कोल्स टायरामीन। ठीक है, ठीक है। इनके साथ साथ फिर हम क्या करते हैं, वाइटामिन्स देते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स और मिनरल्स देते हैं हम इसमें, एंटेरल या फिर पैरेंटरल, आईवी या फिर पर ओरल। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। ठीक है, अब फिर हम ड्रग्स देते हैं टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। तो इन इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए ड्रग्स कौन कौन सी हैं, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूटामीन, इसी तरह ग्लूकेगॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 2 एगोनिस्ट्स जो हो गए, इस तरह की जो है हम GLP-2, ठीक है, इस तरह की ड्रग्स देते हैं। ये सारी इंक्रीज़ करती हैं इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, याद रखें कि जो मेन स्टे है ना, मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट क्या है, होम पेरेंटल न्यूट्रिशन है, गिव्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देती है होम पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, होम पेरेंटल न्यूट्रिशन 1960 में हमने शुरुआत की थी इसकी, और इसने बहुत सारे पेशेंट्स को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दिया है। ठीक है ना। अच्छा, जो होम पेरेंटल न्यूट्रिशन है ये एक तरफ से एक्सपेंसिव भी है वैसे, और डिमांडिंग भी है, और सच पेशेंट जो है जिनमें होम पेरेंटल न्यूट्रिशन के साथ हम घर भेजते हैं, इसमें कैथेटर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको सेप्सिस हो सकता है और इसकी ऑक्लूजन हो सकती है कैथेटर की। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ना, सीवीपी लाइन हम डाल के भेजते हैं, आईवी लाइन भी इसके थ्रू करें तो कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस हो सकता है, ऑक्लूजन हो सकती है। ठीक है, इसी तरह मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो कि होम पेरेंटल न्यूट्रिशन में के साथ घर जा चुके हों। इनमें किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, गैल स्टोन्स हो सकते हैं, फाइब्रोटिक लीवर हो सकता है, और मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ MBD। ठीक है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ हो सकती है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे MCQ कि देखें कि आपको क्या होता है कि एक सर्जिकल यूनिट से अचानक कॉल आ गई है। ठीक है ना, कॉल आ गई है और वो कहते हैं कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है। ठीक है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है, और इसको शॉर्ट गट सिंड्रोम भी बोलते हैं। अच्छा, शॉर्ट गट सिंड्रोम, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो अब ये है कि जो उसको हुआ है ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया, BCT, उसको BCT हुआ है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया। ठीक है, अब आप जाते हैं, आप उसकी बनाते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की डायग्नोसिस। अब सवाल ये है कि क्यों हुआ होगा, किस चीज़ ने इस पेशेंट को प्रिसिपिटेट किया होगा कि इसको जो है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हुआ है। ये कहता है पेशेंट, इस शॉर्ट बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया क्यों हुआ है कह रहा है। देखिए, याद रखें आंसर ऑप्शंस में क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, बिसोप्रोलोल, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, लेकिन इसका आंसर है हाइपर, करेक्ट आंसर इज़ हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है ना, करेक्ट आंसर इस हाइपोमैग्नीसीमिया। ठीक है, देखें इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो ऑप्शंस मैंने दिए ये ऐसे ही दिए हैं, इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये गलत हैं। आंसर इसका हाइपोमैग्नीसीमिया है। ठीक है, देखें कि वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जो है ना, इट इज़ अ ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया। ठीक है, याद रखें, कहीं पे भी ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया आ जाए तो उसके जो है आपके जहन में वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया आना चाहिए। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया एक ऐसा ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया होता है जो कि वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकाई से निकलता है, ओरिजिनेट होता है। ठीक है,
याद रखो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में ये ताकत होती है कि ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को प्रिसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को प्रिसिपिटेट कर सकता है। दस इट रिक्वायर्स अर्जेंट ट्रीटमेंट, इसीलिए इसको ना अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज जो हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज दो किस्म के होते हैं, मोनोफेजिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड पॉलीफेजिक मोनोमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की एक सब टाइप होती है जिसको हम टॉर्सिड्स डी पॉइंटीज बोलते हैं। ठीक है ना, टॉर्सिड्स डी पॉइंटीज जो होती है ना, अब ये क्यों प्रिसिपिटेट होती है, ये अगर क्यूटी प्रोलॉन्ग हो तो टॉर्सिड्स डी पॉइंटीज होती है। ठीक है ना, अब देखो यही वजह है कि अब क्यूटी प्रोलॉन्ग क्यों हो सकता है, तो इसके हमने कॉजेज़ ढूंढने होते हैं। ठीक है, क्यूटी प्रोलॉन्ग होने के कॉजेज़ तीन हैं। ठीक है, कंजेनिटल कॉजेस, इसके अंदर फिर आपको मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे जैसे जर्वेल लैंग नीलसन सिंड्रोम हो गया, इसी तरह रोमानो वार्ड सिंड्रोम हो गया। ड्रग्स में फिर मुख्तलिफ़ किस्म के एमायोडोरोन, सोटालोल, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, फ्लुक्सेटीन, टर्बिनाफिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारी की सारी ड्रग्स आती हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में। इसी तरह अदर्स में जो मैंने इंपॉर्टेंट हमारे जो सर्जन से रिलेटेड है उसमें देखो तो ऐसे शॉर्ट बाउल सिंड्रोम के केसेस में क्या हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है जिसकी वजह से क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होती है। अगर हाइपोमैग्नीसीमिया ऑप्शन में नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकेलीमिया भी इसके कॉजेज़ में आते हैं, याद रखें। तो हमारा जो पेशेंट है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम का, क्योंकि ये मैंने इसलिए यहाँ पे देखो ड्रग्स में मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो मेडिसिन से रिलेटेड ड्रग्स चीज़ें हैं, कंजेनिटल मैंने इसलिए नहीं बताया वो भी मेडिसिन से रिलेटेड हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जो है सब हाइपो है, ये हमारे सर्जरी से रिलेटेड है। ऐसे पेशेंट जिसमें शॉर्ट बाउल सिंड्रोम है इनमें मैग्नीशीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया हो सकता है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकती है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन फिर टॉर्सिड्स डी पॉइंटीज करा सकती है जो कि एक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। ठीक है, तो ये सारा ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो गट जो है स्टमक से जो डिडनम स्टार्ट होती है, फिर जिजिनम, इलियम, इनके साइजेस क्या क्या हैं। फिर कोलोन के हम देखेंगे कि कोलोन का टोटल क्या साइज़ है, फिर सिकम का क्या साइज़ है, उसमें असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कोलोन का क्या साइज़ है। ठीक है।